हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। डिफेंस, वर्ल्ड अफेयर्स और इंडियन पॉलिटिक्स से आज काफ़ी सारी खबरें सामने आई है। टॉप 10 खबरों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, जिसमें हमारी पहली खबर भारत के इलेक्शन से ही सामने आ रही है। कल जैसा कि हमें पता है कि लोकसभा के रिजल्ट सामने आए हैं, जिसमें बीजेपी को समवेयर अराउंड 240 सीटें, कांग्रेस को 99 सीट, एसपी 37, टीएमसी 29 और आपको दिल्ली में एक भी सीट नहीं मिली। हालांकि 3 सीटें आपको भी मिली है। देखा जाए तो सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बनकर इसमें सामने आई है, जिसको कांग्रेस से तकरीबन 2.5 गुना ज्यादा वोट मिला है। लेकिन फिर भी भाजपा कार्यकर्ता की तरफ से रिजल्ट के बाद थोड़ी बहुत निराशा देखी जा सकती है। हालांकि शायद 400 के चक्कर में लोग ये भूल गए हैं कि बहुमत के लिए सिर्फ 272 सीटें ही चाहिए, जिसको ऑलरेडी एनडीए ने क्रॉस कर लिया है। हालांकि आपको बता दें, सरकार बनाने के लिए भाजपा को जेडीयू यानी नीतीश कुमार और रेड्डी के साथ की जरूरत है, जिसको लेकर भाजपा ने आज इन तीनों के साथ मीटिंग भी फिक्स की है। आपके हिसाब से क्या भाजपा सरकार बन पाएगी या नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। हमारी दूसरी खबर भी चुनाव से जुड़ी हुई है। दरअसल सोशल मीडिया पर पिछले 10 से 12 घंटों में एक मीम काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और ये मीम नीतीश कुमार के लिए है। दरअसल शाहरुख खान की एक मूवी में शाहरुख खान हीरोइन को बोलता है पलट पलट, और उसी को लेकर यह मीम बना है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार का नाम भी पलटू राम रखा हुआ है और बीजेपी को सरकार बनाने के लिए नीतीश कुमार की भी जरूरत है, जिनके पास 12 सीटें हैं। ऐसे में कांग्रेस समर्थक ये उम्मीद कर रहे हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलट जाए। हालांकि अगर नीतीश कुमार पलटते भी हैं तो भी 234 से कांग्रेस 246 तक ही पहुंच पाएगी और सरकार बनाने के लिए उन्हें आंध्र प्रदेश की रेड्डी सरकार का भी समर्थन चाहिए होगा, जिनके पास 16 सीटें हैं। लेकिन अगर ये भी पलट जाते हैं एनडीए से, तो भी इंडिया गठबंधन 262 तक ही पहुंच पाएगा और बहुमत से 10 सीटें पीछे रह जाएगा। यही कारण है कि इंडिया गठबंधन के सरकार बनने के चांसेस बहुत कम है। दूसरा, अगर सरकार 1% बन भी जाती है तो उसके टूटने के चांसेस भी काफी ज्यादा है, क्योंकि जब यही लोग विधानसभा चुनाव में आएंगे तब कैसे एक दूसरे को फेस कर सकते हैं। कुल मिलाकर इस समय जो समीकरण बन रहा है वह काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आपके हिसाब से क्या नीतीश कुमार पलट सकते हैं या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी तीसरी खबर की तरफ। ये खबर रूस, चीन और भारत को लेकर काफी इंपॉर्टेंट है। दरअसल रूस और चीन के बीच में एक डील साइन हुई थी, जिसके तहत रूस से चीन तक एक गैस पाइपलाइन का निर्माण किया जाना था, जिसके तहत गैस सीधे रशिया से चीन तक पहुंचती। लेकिन अब ये डील अधर में लटक चुकी है, क्योंकि चीन ने दे दिया है धोखा। आप स्क्रीन पर साफ इसका आर्टिकल भी देख सकते हैं, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि प्राइस और सप्लाई को लेकर इस पर बातचीत दोनों देशों के बीच बंद हो चुकी है। दरअसल चीन ने रूस को धमकाने की ये कोशिश की है और कहा है कि हमें सस्ते में गैस दो, नहीं तो हम इस डील को कैंसिल कर देंगे। आपको बता दें कि ये रूस की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन है, जो कि रूस से चीन तक जाती है। ये 3000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और इस डील के तहत अगले 30 सालों में 1 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस चाइना को रूस द्वारा दी जाती। लेकिन इस डील में चीन ने अपनी शर्तों और अपने कानून लगाने स्टार्ट कर दिए, जिसकी वजह से ये डील अधर में लटक चुकी है। अब इसमें भारत का क्या फायदा है? भारत का यही फायदा है कि अगर इतनी बड़ी मेगा डील रूस और चीन के बीच साइन हो जाती तो रूस और चीन के बीच दोस्ती और गहरी होती और दोनों की डिपेंडेंसी एक दूसरे के ऊपर और बढ़ जाती। लेकिन अब ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। चीन द्वारा रूस को दी गई इस धमकी के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बहरहाल बढ़ते हमारी चौथी खबर की तरफ। ये खबर भारत और चीन विवाद को लेकर है। दरअसल हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ था, जिसका रिजल्ट 2-3 दिन पहले ही सामने आया और इसमें भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई है और उन्होंने आते ही कई ऐसे बड़े फैसले लिए हैं जिससे चीन बौखला गया है। आपको बता दें, अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन हमेशा भारत के मैटर में हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है, लेकिन भारत ने अरुणाचल प्रदेश के लिए जो प्रोजेक्ट की शुरुआत सरकार बनते ही की है, उसको देखकर चाइना बौखला गया है। हाल ही में आपको याद होगा कि पीएम मोदी ने सेला टनल का उद्घाटन किया था, जिसे ऑल वेदर टनल कहा जाता है और इस टनल से भारतीय सेना की मूवमेंट काफी फास्ट हो जाएगी। इससे भारतीय सेना को काफी अपने हथियार वगैरह की सप्लाई और मोबिलिटी में काफी मदद मिलेगी। लेकिन इसके बाद भारत सरकार की तरफ से एक और बड़े हाईवे को यहां से निकालने की बात कही गई और इसके साथ ही सीमा के पास भारत एक रोपवे बनाएगा, इसकी भी घोषणा की गई। बस भारत के इन 2 स्टेप के बाद चीन बुरी तरह से बौखला गया और बाकायदा ग्लोबल टाइम्स में लिखा है कि वह इस सीमा को मानता नहीं है, पर यह पूरा क्षेत्र उनके अधीन आता है। इसीलिए भारत जो भी कार्य कर रहा है वह गैर कानूनी है और हमारे क्षेत्र में इस तरह के डेवलपमेंट को चीन सहन नहीं करेगा
और हम इसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। ये धमकी चीन की तरफ से दी गई है। हालांकि इसके जवाब में अभी तक भारत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन भारत वह कदम उठा रहा है जो हमारे हित में है। अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। अरुणाचल प्रदेश हमारा एक अभिन्न हिस्सा है। यही कारण है कि चीन की धमकियों से हमें फर्क नहीं पड़ता। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। हमारी अगली खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है और ये खबर सभी के लिए चौंकाने वाली है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनता ने, या यूं कहें कश्मीर की जनता ने अपना मूड तय कर लिया है। दरअसल लोकसभा चुनाव के रिजल्ट में धारा 370 का विरोध करने वाले और ये गारंटी देने वाले कि अगर वह सत्ता में आते हैं तो धारा 370 को फिर से बहाल कर देंगे, ऐसे दो बड़े नेता महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला बुरी तरह से अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हार गए हैं और जो दशकों से इनका शासन कश्मीर में चला आ रहा था वह भी ध्वस्त इसी के साथ हो चुका है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि विधानसभा में कश्मीर की जनता इन्हें सबक सिखाती है या फिर वापस इन्हें ही चुनकर सत्ता में बैठाती है। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। हालांकि बीजेपी ने कश्मीर में काफी कोशिश की है और काफी डेवलपमेंट करने का प्रयास किया है। अब इसका रिजल्ट विधानसभा में मिलता है या नहीं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। वैसे आपके हिसाब से क्या कश्मीर की जनता बीजेपी को सपोर्ट करेगी या नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर स्टॉक मार्केट को लेकर सामने आई है। कल पूरे दिन मार्केट काफी ज्यादा डाउन रहा, जहां सेंसेक्स तकरीबन 5.5% तक गिरा और आंकड़ों में देखें तो इसमें 4,389 पॉइंट की गिरावट दर्ज की गई, जो कि 4-5 सालों में पहली बार है। कोविड के समय ही इतनी भारी गिरावट हमें देखने को मिली थी। इसके अलावा निफ्टी का भी यही हाल रहा और वह तकरीबन 6% नीचे रही और 1380 पॉइंट की गिरावट इसमें दर्ज की गई है। वहीं पर लोगों का करीब 396 लाख करोड़ रुपए डूब गया है, जो कि कोविड के बाद सबसे भारी नुकसान रहा। वहीं आज के मार्केट की बात करें तो आज भी मार्केट डाउन ही रहने की उम्मीद है, क्योंकि बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं आया है। जब तक बीजेपी और उनके अलायंस की ओर से घोषणा नहीं कर दी जाती कि पीएम मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं, तब तक ये ऐसा ही रहेगा। हालांकि आज होने वाली मीटिंग के बाद अगर कुछ सिग्नल आए तो वहां से मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन अभी ट्रेड करने की खास करके इंट्राडे या फ्यूचर एंड ऑप्शन में जरूरत नहीं है। इसमें आपका पैसा डूब सकता है। हालांकि स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस समय स्टॉक काफी नीचे है और अगर पीएम मोदी शपथ लेते हैं तो आज नहीं तो कल ये वापस से बढ़ने लग जाएंगे। यही कारण है कि यह आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है, लेकिन स्टॉक को खरीदकर 2-3 महीने तक पेशेंस रखना होगा और नीचे जाने पर भी पैनिक नहीं करना होगा। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर मैक्सिको से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर चुनाव के रिजल्ट सामने आए और मैक्सिको की जनता ने इतिहास रच दिया और पहली बार फीमेल प्रेसिडेंट को उन्होंने इलेक्ट किया। जी हाँ, पहली बार मैक्सिको में कोई फीमेल प्रेसिडेंट बनी है। क्लॉडिया शेनाबाओ मैक्सिको की नई राष्ट्रपति बनी है। इस तरह की भी न्यूज हम इसलिए कवर करते हैं क्योंकि हमारा चैनल काफी सारे स्टूडेंट वगैरह भी देखते हैं जो एग्जाम वगैरह की तैयारी करते हैं। इसीलिए इस तरह की न्यूज को भी हम मॉर्निंग वाली टॉप 10 न्यूज में जगह दे देते हैं। आप में से कितने सारे लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर चीन और ईरान से सामने आ रही है। दरअसल चीन और ईरान की दोस्ती पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा गहरी होती चली गई और इसके पीछे का एक कारण अमेरिका भी है। अमेरिका इन दोनों देशों को भाव नहीं देता, जिस कारण ये दोनों देश और भी करीब आते चले गए। लेकिन अब ईरान और चीन के बीच में एक नया विवाद शुरू हो गया और ये विवाद यूएई को लेकर शुरू हुआ है। दरअसल चीन ने ईरान के नियंत्रण वाले 3 द्वीपों को यूएई का करार दे दिया है। आपको बता दें, यूएई और ईरान के बीच में 3 द्वीपों को लेकर विवाद चल रहा है, जिसमें चीन की तरफ से स्टेटमेंट सामने आया कि ये द्वीप यूएई का है। ईरान ने चीन के इस बयान को खंडित किया है और नाराजगी जाहिर की है, लेकिन ईरान की प्रतिक्रिया के बाद भी चीन अपने बयान पर अड़िग रहा और इसे यूएई का ही करार दे दिया। आपको बता दें कि यूएई और चीन के बीच में भी रिश्ते काफी ज्यादा अच्छे हैं और काफी ज्यादा ट्रेड दोनों देशों के बीच में होता है। ये तीनों द्वीप इस समय तेहरान के कब्जे में यानी कि ईरान के कब्जे में है और यूएई काफी शांतिपूर्वक इसे समझौते के तहत हल करना चाहता है, जिसका समर्थन चीन ने किया है और इससे ईरान और चीन के संबंध आगे चलकर खराब हो सकते हैं। बहरहाल बढ़ते हमारी आज की अंतिम खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों भारत के अंदर हुई डिजिटल क्रांति को लेकर है। जैसा कि हम जानते हैं कि बैंकिंग सेक्टर से लेकर यूपीआई और रुपए कार्ड वगैरह ने पूरी दुनिया में अपनी वाहवाही लूटी है। वहीं इसी डिजिटल क्रांति की वजह से भारत आज एशिया का दूसरा देश बन चुका है। दरअसल भारत के पास आज इस समय 950 मेगावाट कैपेसिटी के डेटा सेंटर मौजूद है, जिसकी वजह से ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाला एशिया में भारत दूसरा देश है। भारत से पहले चीन का नंबर आता है, जिसके पास करीब भारत से 4 गुना ज्यादा
डेटा सेंटर मौजूद है। चाइना के पास 4000 मेगावाट के डेटा सेंटर है, जो कि उसे एशिया में नंबर 1 बना देता है। लेकिन भारत भी अब इस और तेजी से बढ़ रहा है। भारत ने जापान, साउथ कोरिया जैसे देशों को पीछे करके नंबर 2 स्थान हासिल किया है। मतलब कि जापान, कोरिया, सिंगापुर जैसे देशों को जो कि टेक्नोलॉजी के मामले में काफी आगे समझे जाते हैं, ऐसे में इनसे आगे निकलना भारत के लिए काफी बड़ी कामयाबी है। 2024 के डेटा के अनुसार भारत अब तक करीब 330 से भी ज्यादा ऐसे डेटा सेंटर लगा चुका है और ये हर साल 30% से भी ज्यादा ग्रोथ रेट से बढ़ रहे हैं। डेटा सेंटर का उपयोग डाटा को स्टोर, प्रोसेसिंग और एप्लीकेशन के लिए यूज होता है और आईटी सेक्टर में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और अब इसी क्षेत्र में भारत ने एशिया में दूसरा स्थान हासिल किया है। भारत की इस उपलब्धि के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।